हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 11 क्लास हम पहले ही डाल चुके हैं। आज इसकी हमारी लास्ट और 12वीं क्लास है परसेंटेज के ऊपर। देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था जब हमारी फर्स्ट क्लास थी कि परसेंटेज चैप्टर पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर समझने में हल्की सी भी लापरवाही बरती तो आप पूरे के पूरा अर्थमेटिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है परसेंटेज जहां से हम क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं 16 सही 2/3% दिया हुआ है, भाई किसी व्यक्ति की आयु इतनी बढ़ चुकी है, तो जब तक आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/6, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं है, चाहे वो इनडायरेक्ट चाहे वो डायरेक्टली यूज होता है, वो अर्थमेटिक परसेंटेज का यूज होता है, हर एक चैप्टर में होता है। प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम वर्क, रेशो एंड प्रोपोर्शन हम देख चुके हैं कैसे इसका यूज होता है। तो आज की हमारी इसके ऊपर लास्ट क्लास रहेगी, तो आइए देखते हैं इसमें हमको क्या नया सीखने को मिलता है। आज की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 16 व्यक्तियों की मासिक आय यानी कि जो कोई 16 व्यक्ति हैं उनकी मासिक आय यानी कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, 80,800 रुपए है। सभी की मिलाकर कितनी है, 16 व्यक्तियों की मासिक आय 80,800 रुपीज है, यानी कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, 80,800। और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है। देखो, और उनमें से जो 16 में से कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसकी औसत आय का 120% है। औसत आय हम कैसे निकाल लेंगे, जो इसने कहा है औसत आय का 120% है, औसत आय कैसे निकाल लेंगे, 80,800 रुपीज डिवाइडेड बाय व्यक्ति कितने हैं, 16। औसत आय हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं टोटल रुपीस और नीचे क्या लिखते हैं जितने व्यक्तियों की संख्या होगी। औसत आय अगर हम इसको काटते हैं, 16 पे काटेंगे इसको, 16 पंजे 80, फिर 16 पंजे 80 और ना जाने की 0, यानी कि जो हमारी औसत इनकम है, एक मिनट, ठीक है, जो हमारी औसत इनकम, यहाँ पर एक 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर ना जाने का क्या लगाना पड़ेगा हमको, 0, यानी कि जो हमारी औसत इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 5050, यानी कि 5,400 रुपए हमारी क्या है, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम है हमारी मंथली, ठीक है, 5,400 रुपए। उसके बाद औसत आय का, जो उसमें से इनकी औसत आय हमने निकालनी कितनी, 5,400 रुपए। उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, यानी कि इस 5,050 का औसत आय ये है, इसका 120% निकालना हमको। 120% कैसे निकालेंगे, 5,050 गुणा 120/100। अगर हम इसको काट देते हैं, ये क्या आएगा, उसके बाद 5 6, यहाँ पर चलते हैं 1 0 1 0, यानी कि 1010 मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0606, यानी कि इसका मतलब क्या है, उस एक व्यक्ति की आय कितनी है, 6,060 रुपए। ये हमारा क्या है, आंसर। उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है। देखो, हमने कुछ भी नहीं किया और कितनी आसानी से और कितने छोटे तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, ठीक है। 5 एवरेज इनकम निकाल ली, उस एवरेज इनकम का 120% निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 120% को साइड में लिखो, 120% को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। ये जब हमारी बिल्कुल पहली क्लास थी और आज हमारी परसेंटेज के ऊपर लास्ट क्लास है, मैंने वहां पर बताया था कि भाई 120% को 6/5 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी की बताई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी, बाकी जितनी वैल्यू आई थी हमारे पास हमने सभी को डिफाइन किया था बड़े डीपली तरीके से। 6/5 आया, यानी कि 5,050 का 6/5 कितना आता है, 66060, यानी कि उसकी इनकम कितनी है, 6,060 रुपए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और हमको क्या निकालना है। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के
62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में यानी कि जो उसका दूसरा घंटे यानी कि सेकंड ओवर में चढ़ी गई चढ़ाई क्या है। जो एक मकड़ी है एक घंटे में एक पोल पर चढ़ती है, कितने पहले घंटे में कितने चढ़ती है 62.5% एक घंटे में जो शुरुआत का घंटा है, और जो उसके बाद अगले घंटे में कितना चढ़ती है शेष ऊंचाई का 12.5%, शेष ऊंचाई का 12.5%। अब शेष ऊंचाई मतलब जो 62.5% के बाद जो बच गई थी उसका 12.5% चढ़ती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई चढ़ाई क्या है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाते हैं। पोल की ऊंचाई कितनी है 192 मीटर, यानी कि एक मकड़ी है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक पोल है, ठीक है, हमारे पास एक पोल है 62.5% यानी कि आधे से ज्यादा मान लेते हैं मकड़ी यहां तक चढ़ी पहले घंटे में। कितना चढ़ी है 62.5%। अभी 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप इस परसेंटेज को भी आसान बनाने की कोशिश करिए। आप इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना यहाँ से ना, क्योंकि ऊपर एक है। तो ऐसे में क्या इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं 125/2%। अब परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 1/100, ये परसेंटेज है, सिंपल नंबर है। इसको काटते हैं 5 पे कटेगा 4 पे, यानी कि आ गया 5/8, ठीक है। यानी कि 62.5% की वैल्यू कितनी है 5/8, ठीक है। यानी कि शुरुआत के पहले घंटे में कितनी चढ़ी गई चढ़ाई है 192 का 62.5% यानी कि 5/8 कितना है 8 दूनी 16, 8 चौक 32 यानी कि 24 पंजे 120 मीटर। यानी कि पहले घंटे में वो कितनी चढ़ाई चढ़ी 120 मीटर। बस इस क्वेश्चन में यही था मेन, तो भी आप 62.5% को कैसे सोल्व कर पाते हैं। जो पहले घंटे में कितनी चढ़ाई चढ़ी वो 120 मीटर, बाकी चढ़ाई बच गई कितनी 192 माइनस 120, यानी कि ये हमारे पास बच गई 72 मीटर। और दूसरे घंटे में कितनी चढ़ाई चढ़ती है अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5%, और 12.5% मैंने आपको बताया कितना होता है 1/8, 1/8, ठीक है। उसके बाद अभी शेष ऊंचाई कितनी है 72, इसका 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, 72 का 1/8 कितना होता है 9। यानी कि वो दूसरे घंटे में जो हमारे पास सेकंड ओवर था उसमें कितनी चढ़ाई चढ़ी उस मकड़ी ने, यही हमसे पूछा कि भाई दूसरे घंटे में चढ़ी गई चढ़ाई क्या है। हमारी कितनी आई है 72 का 1/8 यानी कि 12.5%, 72 का कितना होता है 9 मीटर। बहुत सुनो है, देखो ये पहले घंटे में 120 मीटर चढ़ी, दूसरे घंटे में 9 मीटर। पहले घंटे में स्पीड ठीक थी लेकिन दूसरे घंटे में आते आते स्पीड कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी भी कार्य को शुरुआत में करते हैं तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उस काम की एंडिंग की तरफ जाते हैं और उस काम की स्पीड कुछ और हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने एक बार निश्चय कर लिया कि हमें मैथ सीखना है तो आपको सीखना है, आपको जब तक हार नहीं माननी जब तक आप मैथ को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास का हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें उसके 3 चौके और 8 छक्के क्या थे शामिल थे। इसका मतलब क्या है, एक कोई बल्लेबाज है उसने 110 रन बनाए टोटल, उसमें उसने 3 चौके और 8 छक्के लगाए, ठीक है। 3 चौके 8 चौकों की मदद से उसने 110 रन बनाए, तो उसने कुल कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। हमको ये बताना है चौके छक्कों के अलावा उसने कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए।
तो कितने टोटल कितने रन बनाए, टोटल रन TR 110। ठीक है, टोटल रन कितने 110। उसके बाद जो हमारे पास इसने चौके कितने लगाए, यानी कि फोर्स कितनी है इसके 3, टोटल रन फोर्स से कितने लगाए 12, यानी कि जो उसके 12 रन आए कहां से आए, फोर्स से, चौकों से। और छक्कों से यानी कि 6 कितने लगाए 8, एक 6 के यानी कि 6 नंबर, तो 8 6 हो गए, यानी कि 8 6 48। ठीक है, यानी कि 12 रन उसके चौकों से आए, 48 रन और उसके छक्कों से आए। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल रन कितने हो गए चौके छक्के की मदद से 60 रन। बचे हुए रन कितने हैं हमारे पास 110 माइनस 60। इसका मतलब क्या है, जो ये 50 रन है उसने दौड़कर बनाए हैं। क्रिकेट में सिर्फ 2 ही रूल होते हैं, चौके छक्के या दौड़ना। सिर्फ 3 तरीकों से ही रन बन सकते हैं क्रिकेट में, चौकों से, छक्कों से और दौड़कर। यानी कि जो 50 रन है बचे हुए ये क्या बनाए हैं उसने दौड़कर। और यही बताना हमको, तो उसने कुल कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, यानी कि जो इसने 50 रन है ये 110 का कितना प्रतिशत है, कुल रनों के कितने प्रतिशत उसने दौड़कर बनाए। जो 50 है 110 का कितना प्रतिशत है, ये हम कैसे निकाल लेंगे। किसी भी चीज की अगर हमको सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई 100, यहां से एक जीरो कैंसिल। उसके बाद देखो ये कहीं से कुछ कट रहा है, कहीं से कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ गया हमारे पास 500/11%। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है मैं ऑप्शन बताता हूं आपको इसके क्या क्या है। इसके ऑप्शन है हमारे पास, जो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 45 सही 5/11%। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 54 सही 6/11%। तो जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 45%। एंड जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है 55%। अभी आप यहां से एक बात नोट करिए, हमारा 500/11% आया है, इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ना तो ये आंसर हो सकता है 45, ना 55 आंसर हो सकता है। ठीक है, ना तो हमारा 45 आंसर है, ना हमारा 55 आंसर है। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। हमारा आंसर कभी इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, पूरा जैसे पूरे पूरे इसके नीचे डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, यानी कि ये हमारे ऑप्शन क्या हो गए गलत। बचे ये, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है, हम कैसे निकाल लेंगे। 11 चौक 44, या 5 पे कटेगा, पहले 4 पे कटेगा ये 44 4, इसमें क्या है 5, इधर क्या है 4, यानी कि हमारा ये क्या आंसर सही है। देखो कर पूरा का ये देखो, यहां तक हमने सोल्व करके बस मैंने ये 4 लिखा, हमारा आंसर आ गया 45 सही 5, क्योंकि इसके अलावा और कहीं कोई ऑप्शन सेम नहीं है। देखो 500 ऊपर गया, नीचे 11 ऊपर 500 है, पहले 4 पे कटेगा, 11 चौके 44, 6 बचेगा और आगे 0 है, यानी कि 6, फिर आगे 5 पर कटेगा, फिर 5 पे कटने के बाद 55 आएगा, फिर 5 बचेगा, 5 11 से नहीं कटेगा, 45 सही 5/11%। ये हमारा क्या हो जाएगा इस सम का आंसर। अगर ऑप्शन में ये भी गिवन है तो आपका आंसर ये है, अन्यथा ये है। तो ये देखते हैं आज की क्लास का हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कहता है, यदि किसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के अंश यानी कि न्यूमिनेटर में 20% की वृद्धि, यानी कि न्यूमिनेटर में 20% की क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज की जाती है, तथा हर यानी कि डिनोमिनेटर नीचे वाला, अंश न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, अंश को ऊपर वाला और हर नीचे वाला। भिन्न तो सभी को पता होता है, भिन्न क्या होती है, जो a/b की फॉर्म में होता है। हमने जो हमारी सबसे पहली क्लास थी, यानी कि बिल्कुल हमने जब मैथ को स्टार्ट किया था, पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक को उठाया था, उसमें मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं। हर में 5% की कमी की जाती है, तो फ्रैक्शन 5/2 हो जाती है। जब हम न्यूमिनेटर में 20% की वृद्धि और डिनोमिनेटर में 5% की कमी करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/2 हो जाती है। तो वास्तविक फ्रैक्शन क्या है, आइए देखते हैं हम इस क्रम को कैसे सोल्व कर सकते हैं बड़े आसान मेथड से। बहुत बार ऐसे सम भी आपसे पेपर में पुट कर सकता है या हमारे पास आते भी हैं। वो क्या है,
हमको ये नहीं पता भाई शुरुआत में तो वास्तविक भिन्न, इस जो वास्तविक फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या है, वास्तविक है जो हमारे पास बिल्कुल शुरुआत में फ्रैक्शन थी 5/2 से पहले वो क्या थी हमको नहीं पता। हम मान लेते हैं वो x डिवाइडेड बाई y थी। हम ये मान लेते हैं कि ये जो x बाई y है ये जो है हमारे पास शुरुआत में, यानी कि ये वास्तविक भिन्न है, ये क्या है वास्तविक फ्रैक्शन है, x बाई वाई मान सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस x और y की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकाल लेंगे हम, जो x है क्या है इसमें न्यूमिनेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। इसमें क्या कहा हुआ है, जब न्यूमिनेटर में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो x है x में 20% की वृद्धि की जाती है, तो x अब कितना हो गया 120%, 120% हो गया। देखो x पहले भी 100% था। अगर हम ये कहते, एक मिनट मेरी बात, मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। अगर हम मानते हैं भाई 100 है, 100 में हमको 20% बढ़ाना है, तो आप या तो एक काम कर सकते हो, 100 का पहले 20% निकाल लो, 100 का 20% कितना आएगा 20, फिर आप इसमें 100 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा ये 120। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है आपको करने का इस सम को, जैसे आपको तो कहना है भाई 100 में आपको 20% जोड़ना है। 100 पहले 100 कितना था 100%, अब आपको इसका 120% बढ़ाना है, यानी कि अब आपको इसको 120% करना है। 100 का 120% क्या होगा, 100 का 120%, इस प्रतिशत को निटाने के लिए नीचे डिवाइडेड बाय 100, 100 के साथ 100 कटेगा, आपका सीधा आंसर आएगा कितना 120। मैंने क्या समझाया आपको यहाँ एक बार तो, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ आप 100 में उसका 20% ऐड कीजिए, आप एक काम करेंगे 100 का 20% निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसको 100 में ऐड कर देंगे। या आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, 100 का सीधा ही 1/20% आप निकाल सकते हैं। 100 का सीधा 1/20%, क्यों, क्योंकि 100% तो पहले ही है, आपको उसमें 20% इंक्रीमेंट और करना है, तो आप 100 का सीधा 120% निकालिए, आपका आंसर क्या आएगा 120। आपको इसमें प्लस करने की भी जरूरत नहीं है। यही छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आपको अपनी कैलकुलेशन तेज बनाने में हेल्प करते हैं। अभी मैंने क्या कहा, हमने न्यूमिनेटर को क्या मानना है x और डिनोमिनेटर को y, यानी कि हमने वास्तविक फ्रैक्शन x बाय y को मानना है। अभी जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की क्या करी जाती है वृद्धि। अभी हमको x की वैल्यू नहीं पता, तो यहां पर हमको ये काम आएगा, आप सीधा x का 120% निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि 100 तो पहले ही 120% निकाल लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या x का 120%, अगर आप इसका लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास क्या आ गया न्यूमिनेटर, ये हमारे पास क्या आ गया नई फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि इसके नीचे y भी है, डिनोमिनेटर में भी कुछ हो रहा है, जो उसका डिनोमिनेटर में 5% की कमी होती है। यही कंसेप्ट मैं फिर से आपको समझाता हूं, जो इसमें 5% की कमी हो रही है। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई 100 में 5% आप कम करके उसका आंसर लिखें, 100 में 5% कम करके आप उसका आंसर लिखें, आप एक काम करो 100 का पहले 5% निकालो, कितना आएगा 5, फिर आप 100 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 95। अगर आप सीधा ऐसे करते हो तो आपका आएगा 95। अगर आप डायरेक्टली करते हो, देखो 100 में से उसका 5% घटाना है, यानी कि कितना बचेगा 95%, आप सीधा 100 का 95% निकाल लो, 95/100 कैसे कितना आएगा हमारे पास, तब भी 95 आएगा, तब हम कोई माइनस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आपने पहले हमने क्या 20% बढ़ाया था, तो हमने बढ़ाकर उसको 100 से 120% उसका निकाला था। अब 5% घटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें से 5% काट के 100 का 95% निकाल देंगे। ठीक है, कितना आएगा 95। अभी y में से 5% घटाया जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y का 95% बचेगा। 5% जब हम y में से घटा देंगे तो y की कितनी वैल्यू बचेगी 95%। 95% को हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आप देखें इसमें क्या कट सकता है और क्या नहीं कट सकता है। 100 के साथ 100 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। और एक बात बताइए, ये हमारे पास नया भिन्न आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक नया भिन्न आ गया, लेकिन इसने आगे भी कुछ कहा हुआ है
तो फ्रैक्शन 5/2 हो जाती है, तो फ्रैक्शन 5/2 हो जाती है। यानी कि जो यहां से काट पीट के आएगा वो किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर। देखो हमने न्यूमरेटर में 20% बढ़ाया और डिनोमिनेटर में 5% कम किया, तो फ्रैक्शन 5/2 हो जाती है। हमने इसके इक्वल रख दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट सही है। अगर हम यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी हमारे पास, x मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 5/2। यहां से अगर हम इसको 5 पे काटते हैं 19, यहां से 24, उसके बाद क्या आगे कट रहा है, नहीं कट पा रहा है, तो यहां से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बाय y 19 यहाँ पर नीचे है, वहां पर जाकर ऊपर 19 मल्टीप्लाई 9 5 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा हमारे पास, x बाय वाई इक्वल टू 19 × 95 और 24 दूनी 48। जो वास्तविक भिन्न थी वो क्या थी, 95/48। देखो x बाय वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 95/48। हमने क्या किया, सीधा x का 120% निकाला, y का 95% निकाला, घटाकर 5%, फिर जो आएगा वो 5/2 के इक्वल होगा। ये ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके इक्वल रखा और x बाय वाई की सिंपल वैल्यू निकाल ली। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, मतलब ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको लग रहा है बड़ा है, लेकिन आप यहाँ पर इसको एज इट इज यहाँ पर भी काट सकते थे। जैसे 5 के साथ 120, 24 के साथ कट गया 95, तो फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते 95, उधर इधर एक बचता 95 ऊपर, यहाँ पर 48 आ जाता 24 नीचे आने के बाद। ठीक है, ये सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड के अंदर आपका सम सॉल्व हो जाता है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो ये था आज की क्लास का हमारा 4th क्वेश्चन। आज की क्लास का आपके सामने हमारा 5th क्वेश्चन, और ये क्या है आइए इसमें देखते हैं और हमको क्या सोल्व करना है। इसमें क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है, उसके एक व्यक्ति 10,000 रुपीज, यहाँ पर रुपीज आएगा, 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज दर पर निवेश करता है। 6% वाला निवेश 5% वाले से 76.5 रुपीज ज्यादा अर्जित करता है, तो 6% की दर पर कितना धन निवेश किया गया। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं, वह इसको 2 भागों में बांटता है। एक भाग को तो 5% के दर पर क्या देता है, उधार दे देता है, 5% ब्याज दर पर क्या देता है, उधार। दूसरे भाग को यानी कि जो शेष भाग है उसको 6% ब्याज दर से जो उसको उधार या निवेश करता है, उसको बैंक में दे सकते हो, या निवेश का मतलब उधार भी दे सकते हैं किसी को। जो 6% वाला धन है यानी कि जो 6% वाला निवेश है 5% वाले धन से कितना रुपीस अधिक अर्जित करता है, 76.5 रुपए यानी कि 76.50 पैसे। उसके बाद ज्यादा अर्जित करता है तो 6% की दर पर कितना धन निवेश किया गया, हमको क्या निकालना है, जो धन 6% की दर पर निवेश किया गया उसकी मात्रा कितनी, यानी कि कितना धन 6% की दर से उधार या निवेश किया गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ दोस्त ऐसे देखते ही आंसर लगा देते हैं, जैसे 10,000 है, इसका हाफ कर देते हैं 5,000, 5,000, फिर 5,000 5%, 5,000 आधा आधा कर देते हैं और ऑप्शन में जल्दी से टिक मार देते हैं 5,000। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। कुछ दोस्त ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए एक अलग ही मेथड है, वो देखते हैं हम क्या है। और ये हमारी परसेंटेज की आज की लास्ट क्लास है, आपको फिर याद कराते हैं। आज की हमारी जो क्वेश्चन है रैंडमली चल रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पहले नहीं हुए वही क्वेश्चन आज हो पा रहे हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे 10,000 है टोटल रुपीज, ठीक है, इसका कुछ भाग को 5% से उधार दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ भाग को 6%। ठीक है, अभी हमको नहीं पता वो कितना कितना, मान लेते हैं 5% की दर से x रुपीज, जो x रुपए हैं यानी कि जो x रुपीज है वो 5% की ब्याज दर के साथ निवेश किया गया। अगर 5 पर x रुपीज यहाँ पर निवेश किया गया तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा,
10,000, शेष कितना बचा हमारे पास 10,000 माइनस एक्स, शेष कितना बचा 10,000 माइनस एक्स। ठीक है, दोबारा एक बार उम्मीद करता हूँ ये सब ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जो हमने 5% की ब्याज दर के साथ निवेश किया है वो कितना है, मानना हमने एक्स, क्योंकि हमको नहीं पता वो कितना है। अगर एक्स रुपीज यहाँ पर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 10,000 माइनस एक्स। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमने 4,000 5,000 की दर से, यहाँ पर हमने जो 5% की दर से 4,000 धन क्या किया निवेश, तो यहाँ पर हम कितना धन निवेश करेंगे 6,000, क्योंकि हमारे पास टोटल 10,000, ये 6,000 कैसे आता है 10,000 माइनस 4,000। ठीक है, क्योंकि इसमें से जब हम एक्स घटाएंगे तभी तो बचा हुआ शेष धन आएगा, टोटल में से 5% वाला बचा हुआ कितना आएगा शेष धन। ठीक है, अभी आपको ये क्या कह रहा है 6% वाला निवेश 5% वाले से 76.5 रुपीज ज्यादा अर्जित करता है। जो 6% वाला धन कितना है 10,000 माइनस एक्स, जो इसका ब्याज कितना है 6% यानी कि 6/100, जो इसका ब्याज है 6/100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5% यानी कि 5/100 कितना है 76.5 रुपए, कितना है 76.5 रुपए। देखो आप इसको हमने कैसे किया है, ये जो मैंने लिखा है 10,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 6/100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5/100 इक्वल टू 76.5, ये हमने कैसे लिखा है, जो 6,000 की यानी कि जो 6% की दर से हमने कितना धन दिया इतना, उसका 6% और जो इस वाले धन का 5%, इनका डिफरेंस दिया हुआ, इसने डिफरेंस कितना है 76.5 रुपये, यानी कि इस धन से 6%, इस धन का 5% कितना डिफरेंस है 76.5 रुपए। अगर हम यहां से इसको सोल्व करते हैं कितना आता है हमारे पास, इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई, पहले इसको काट लेते हैं, अगर ये कटता नहीं काटते हैं एज इट इज, देखो काटेंगे तो इधर अगर हम नहीं काटते तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 के साथ मल्टीप्लाई सीधा 600 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम काट देते हैं 3/50 कर देते हैं, काटने के बाद 3/50 होगा, यहाँ पर काटने में हल्की सी दिक्कत आ सकती है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, क्या आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 6/100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 6/100, इसको हम काट देते हैं, ये कितना आ गया यहाँ पर 600 माइनस 3x, यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं 350, 3x/50, ये हमारे पास ये की आ गई वैल्यू। दूसरी वैल्यू यहाँ पर इसके बाद, यहाँ पर इसके बाद आगे भी तो सोल्व करना था ना, ये यहाँ पर 1/20 5 के साथ यानी कि x/20 इक्वल टू 76, इसको पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं, पॉइंट हटाकर क्या लगाएंगे नीचे 10, यहाँ पर कितना आ गया x/20 इक्वल टू 765/10। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालकर 10,000 माइनस 10,000 में से वो x घटाना है, और इसके बाद हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस 765/10 को यहाँ पर लेके आते हैं 600 माइनस, यहाँ हम इसको 76.5 ही लिखते हैं, वो बाद में बताऊंगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद x/20 प्लस 3x/50, हमने इसको उस साइड ले गए तो क्या हो गया प्लस का हो गया, ये इस साइड आया तो ये क्या हो गया माइनस का। अभी 600 में से 76.5 घटाना है तो क्या आएगा हमारे पास, 600 में से 76.5 कैसे घटेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास 5, ये हमारे पास 523.5 523.5 आएगा हमारे पास, ये 523.5, 600 में से अगर हम 76.5 घटाते हैं तो कितना आएगा 523.5। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का इसको एलसीएम कितना आएगा 100, 5x प्लस 6x इक्वल टू 11, ये हमारे पास इधर सोल्व करते हैं इसको, 11x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 523.5। अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 523.5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 11। इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगी 1/11,
नीचे क्या आ जाता है, एक जीरो यानी कि 10। इसके साथ हम यहाँ पर कहा देते हैं 10। क्या ये 5 से कट रहा है, देख लेते हैं एक बार। 11 से, 11 चौक 44, कितना बचा इधर 6, 63, 11 पंजे 55। उसके बाद कितना बचा है यहाँ पर 55, 5 नहीं, 11 से नहीं कट रहा। x की वैल्यू यहाँ पर पॉइंटों में आएगी। x की वैल्यू जो कुछ आएगी आपको 10,000 में से माइनस कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्या देना है, कमेंट। जो हमारा इस सम का आंसर आएगा उसका जवाब आप कमेंट में दोगे। मैंने यहाँ तक सोल्व कर दिया, आगे आप x की वैल्यू निकाल कर 10,000 में से माइनस कर देना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। देखो आपको यहाँ से सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालकर 10,000 में से माइनस कर देनी है। जो आपका आंसर आएगा उसका आपको कमेंट में जवाब देना है। तो ये था आज की क्लास का हमारा 5th। आज की क्लास का हमारा 6th क्वेश्चन आपके सामने। इसमें इसने क्या कहा हुआ है और हमको क्या निकालना है। एक आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है, सॉरी घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया, जो उसका एरिया है आयताकार खेत का, उसके कितने प्रतिशत। आयताकार का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की शेप कैसी होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। इसने क्या कहा, इसकी हर एक भुजा को, आयताकार खेत की हर एक भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारे इसमें क्या है, ये ब्रेड्थ होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो इसकी प्रत्येक यानी कि हमको क्या चाहिए, एक इसकी लंबाई चाहिए, एक इसकी लंबाई चाहिए, इनको गुणा करके देख सकते हैं कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सिर्फ इसकी और इसकी गुणा होगी, हमने एक इसकी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि जो 40% है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40% को 2/5। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये कैसे लिखते हैं हम। उसके बाद 2/5 यानी कि 5 में से ये क्या होता है, शुरू का मान, और ये क्या होती है, घटत या बढ़त। घटाया जाता है यानी कि 5 में से 2 घटेंगे। पहले 5 थी भुजा, 2 घटाने के बाद कितनी रहेगी, 3। उसके बाद प्रत्येक भुजा में हो रहा है ऐसा, प्रत्येक भुजा में 40% की कटौती हो रही है, यानी कि दोबारा फिर इस वाले में भी 40% की कटौती होगी। ये 5 थी, अब कितनी रहेगी, 3। उसके बाद अगर हम इसका वो देखते हैं क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये कितना, पहले ये कितनी थी 5, अब कितनी है 3। ये भी पहले 5 थी, अब कितनी है 3, ठीक है। यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पहले ये 5 थे 5 5 25, अब कितना 9, कितना घट गया 16। किसके ऊपर घटा, 25 के ऊपर। अभी आप इसकी प्रतिशत निकाल सकते हो, 4 16 चौक 64, यानी कि जो हमारे पास आयताकार खेत है वो 64% आपका क्या हो चुका है, उसकी घट चुका है। जो उसका क्षेत्रफल है 64% घट जाएगा। रियलिटी में ऐसा ही होता है, क्योंकि हर भुजा में से 40% काटा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये है, ये 100 है, ये मान लेते हैं हम ये 50 है, ये 100, ये भी 100, ये भी 50, ठीक है। यहाँ पर हमको वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पर मैं आपको वैल्यू देता हूँ। यहाँ से अगर हम ये 40% घटाते हैं तो कितना रह जाएगा, यहाँ पर 60। उसके बाद यहाँ से अगर हम 40% घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 50 का 40% कितना आएगा, 20। यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 30, यानी कि ये 60 रहेगी, ये 30। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 के अगर हम 5000, पहले क्षेत्रफल 5000 था, अब क्षेत्रफल कितना है, 1800। कितना कम हो गया, 5000 से कितना कम हो गया, 1800। यानी कि 5000 से इसमें कितना कम हो गया, 3200 कम हो गया। जो 5000 का कितना है, 64% है। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, और जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तब भी सिर्फ कंसेप्ट वही है, लेकिन आपके सोचने का तरीका और समझने का तरीका, आप कितने ज्यादा इस क्वेश्चन को सोच पाते हो
कितना ज्यूम कर पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना इन सब चीजों को प्रैक्टिकली लोगे ना उतना मैथ आपके लिए आसान होगा। अगर आपने इनको ऐसा समझना शुरू कर दिए फॉर्मूला ये ऐसे है ये वैसे है, याद रखना पड़ेगा 40% याद रखना पड़ेगा, कितना प्रत्यय लगा सकते, सिर्फ प्रैक्टिकली सोच सकते हो वे, और तभी आप मैथ को कर सकते हो जब आप तो ये रहा आपके सामने आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन में, एक चुनाव होता है उसमें 10% वोट नहीं डाले गए, एक चुनाव है उसमें 10% वोटों का प्रयोग नहीं किया गया और 60 मत रद्द हो गए, यानी कि जो 10% तो वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है, और 60 मत रद्द हो गए। रद्द होने के क्या कारण हो सकते हैं, वो स्टैंप पेपर को खाली छोड़ सकते हैं, या ईवीएम मशीन है तो बटन को 1 से ज्यादा बार दबा सकते हैं, ठीक है, या अगर वो उनके पास स्टैंप पेपर है तो 1 से ज्यादा जगह मोहर लगा सकते हैं, तो वो क्या होगी उनके वोट रद्द हो जाते हैं। केवल 2 उम्मीदवार थे, यानी कि सिर्फ 2 कैंडिडेट थे जो सिर्फ खड़े थे चुनाव में। विजेता को मतदाता सूची के 47% मत मिले, विजेता को मतदाता सूची के 47% मत मिले, यानी कि जो हमारी मतदाता सूची होती है उसमें तो सभी के नाम होते हैं चाहे कोई वोट डाले या नहीं डाले, यानी कि टोटल जो हमारे पास टोटल वोटर थे उसको 47% मत मिले विजेता को, और 308 वोटों से जीत गया, 308 वोटों से, यानी कि जो उसका सेकंड कैंडिडेट था उससे 308 वोट अधिक मिले और जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने मत थे, यानी कि जो मतदाता सूची है उसमें वोटरों की संख्या कितनी थी, इसमें ऐसा दिया गया। तो हम इसको देखते हैं, लिखते हैं लाइन टू लाइन। इसमें क्या कहा, एक चुनाव में 10, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए लेकिन उनसे थोड़ा अलग है। जैसे 10% वोट नहीं डाले गए, हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने रहते हैं, 100 मान लेते हैं, टोटल वोट कितने मान लेते हैं 100, 10% वोट नहीं डाले गए यानी कि -10%, तो वोट डालने कितने गए, वोट कितने डाले गए 90 वोट डाले गए, ठीक है। उसके बाद और 60 मत रद्द हो गए, 60 मत क्या हो गए रद्द। अभी हम 90 वोट तो क्या है जो डाले गए, इसमें से भी 60 वोट क्या हो गए रद्द। आप ये मत कर देना 90 - 60 30, क्योंकि ये 90 हमारे पास अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है 90 हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, या आप एक काम कर सकते हो टोटल वोट 100x मान सकते हो, तब आपसे गलती नहीं होगी। टोटल वोट 100x मान लो आप, ठीक है। 100x मानने के बाद या 100x ठीक है, 100x मानने के बाद जो आपने 10% वोट नहीं माने, यानी कि 100x का 10% कितना आएगा 10x, 10x आ गया, यानी कि 10x लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट किसने डाले 90x, लेकिन 90x लोगों ने वोट डाले और 60 मत रद्द हो गई। तो ये 90x - 60 ये हमारे पास क्या है 90x - 60, ये मैंने x क्यों लगाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूजन में कभी आप 90 - 60 नहीं करते, क्योंकि 90 हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमने लेट किया है, एज्यूम किया है। 90x - 60 ये क्या है हमारे पास वैध मत, यानी कि जिन मतों की गिनती होनी है। 90x तो डाले गए, उनमें से 60 और माइनस कर दो, क्या जो हो गए 60 मत क्या हुए, 60 वोट क्या हुए रद्द हुए हैं, ठीक है। अभी जीतने वाला विजेता उम्मीदवार है, एक ए उम्मीदवार है, एक बी। मान लेते हैं ए जीतता है, इसने क्या कहा है अगर ए जीतता है तो ए को मतदाता सूची के 47% मत मिले हैं, यानी कि जो 100x है इसका 47% कितना होता है 47x, यानी कि जो ए को कितने मत मिले 47x। इस 100 में से मतदाता सूची में तो 100x मत थे, पूरे मत थे, ठीक है, जीत गया और 308 वोटों से जीत गया। अगर इसको 47x मत मिले हैं तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं, इसको 47 टोटल मत 90 - 60। अभी आप एक बात देख सकते हो 90x - 60 टोटल मत ये थे, इसको कितने मत मिले 47। अगर हम इसमें से -47x कर देते हैं तो हमारे पास कितने मत बचेंगे, जो मत बी कैंडिडेट को मिले हैं। 90 में से 47 गए, कितना आएगा 43x - 60, 43x माइनस, यानी कि बी कैंडिडेट को कितने मत मिले 43 - 60। ये हमने कैसे निकाला, ए को कितने मत मिले 47x,
बचे हुए मत कितने हैं वो हम कैसे निकाल लेंगे, इसमें से ये 47 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 43x माइनस 60। अभी इनका अंतर कितना है, इस मत का और इन मतों का 308, ये इसने दिया और 308 वोटों से जीत गया। ये वोट है जो इन वोटों से 308 अधिक है, यानी कि 47x माइनस 43x प्लस 60, यानी कि जब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस को होगा, ये माइनस चेंज होगा, यहाँ पर प्लस आएगा इक्वल टू 308। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं 4x इक्वल टू 308 माइनस 60, x इज इक्वल टू 308 में से 60 गए, ये हमारे पास कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 258, यही आएगा शायद, नहीं ये नहीं आएगा, 248 आएगा, सॉरी 248। ये हमारे पास x से 4x इक्वल टू 248, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 और 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 62। और हमसे क्या पूछा, मतदाता सूची में कितने मत थे, कितने मत थे 100x, 100 मल्टीप्लाई x, यानी कि 62 मतदाता सूची में कितने मत थे 6200, यानी कि 6200 कुल मत थे हमारे पास, कितने मत थे 6200। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 100x कुल मत मान ले, 10% लोगों ने मतों का यूज नहीं किया, वोट कितने डाले गए 90x, उस 90 में से भी 60 वोट क्या हो गए, रद्द हो गए। टोटल जीतने वाले को 47% वोट मिले मतदाता सूची के 100 के, यानी कि 100 के 47%। बचे हुए मत कितने हैं 43x माइनस 60, इनका अंतर कितना दिया हुआ है 308, यानी कि इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो 308 आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको पकड़ना है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, बस आपको आपका नजरिया होता है वो कैसे आप उस चीज को देखते हो। ठीक है, 308 के बाद x की वैल्यू आएगी 62, यानी कि टोटल मत कितने आएंगे आपके 6200। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा 8th क्वेश्चन और परसेंटेज के लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। क्या है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों की 5% मर गई, यानी कि 12% बकरियां बहने के बाद जो बची थी उनकी भी 5% मर गई, और अब भी 8360 बकरियां जिंदा है, यानी कि 12% बहने और 5% मरने के बाद, शेष की 5% मरने के बाद अब भी 8360 बकरियां जिंदा है। तो शुरुआत में बकरियां कितने थे, यानी कि बाढ़ आने से पहले बकरियां कितनी थी, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। हमने पूरे का पूरा परसेंटेज चैप्टर किया है, इस टाइप के सम भी किए हैं और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत देखो बिल्कुल डीपली से चैप्टर उठाया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आसान क्वेश्चन किए हैं, बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुश्किल जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर लेवल पर आने वाले समों को हमने यहाँ पर सोल्व किया है। तो ये परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप अर्थमेटिक में चूक जाओगे, आप वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे जो एक कंप्यूटर को चाहिए। इसलिए परसेंटेज चैप्टर को आप अच्छे से करें, चाहे कहीं से भी करें, आप परसेंटेज चैप्टर को अपना अच्छे से करें और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दें और अपनी प्रैक्टिस रखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। तो आप सभी दोस्तों का हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।